हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस चैनल पर टीचिंग एग्ज़ाम स्पेशली फॉर सीटेट या केवीएस, सुपर टेट या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए इस चैनल पर प्रॉपर तैयारी कराई जाती है। अगर आप मेरे चैनल्स के साथ जुड़ते हैं तो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सीटेट की तैयारी कराई जाती है, जिससे कि जुड़कर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी है तो सीडीपी की प्लेलिस्ट में जा कर के आप वो वीडियो को देख सकते हैं। आज हम हिंदी पैडागोजी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो आइए अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता जो होती है वो किस पर निर्भर करती है? भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, या उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कि उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। यानी कि बच्चों को हम उपचार कब करेंगे? जब हम उनकी समस्याओं को जानेंगे, उसके कारणों को जानेंगे। अगर कोई बच्चा मान लीजिए हिंदी को अच्छे से वो नहीं लिख पा रहा है, ठीक है, उसको लिखने में या पढ़ने में जब समस्या हो रही है, तो उसके जब हम कारणों को जानेंगे कि आखिर किस कारण से उसमें ये समस्या हो रही है, तो उसके बाद ही हम उसका उपचार कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन है, साध्य है, साधन है या अनावश्यक है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक जो होती है वो एक साधन का कार्य करती है। जैसे कि इसे हम थोड़ा समझ लेते हैं कि साधन और साध्य में क्या अंतर होता है। ठीक है, साधन और साध्य, साधन और साध्य, ये दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं? साधन वो होता है जिससे कि हम पढ़ते हैं, जैसे कि हम पुस्तक से पढ़ते हैं, या आप यूट्यूब में वीडियोस से पढ़ रहे हैं, या फिर आप किसी ऑनलाइन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो सारे चीज़ जो जितने भी चीज़ हैं जिनसे कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमेशा साधन कहलाती हैं। और साध्य वो कहलाती है, जैसे कि सीटेट को क्वालिफाई करना ये हमारा लक्ष्य है। ठीक है, सीटेट को क्वालिफाई करना ये हमारा लक्ष्य है, तो इसे ही साध्य कहा जाएगा। और ये ही साधन और साध्य होते हैं। इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसे मैंने यहाँ डिस्कस किया है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी की कक्षा में पाठ्य प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं, या हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, या हिंदी बहुत कठिन भाषा है, या प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे जो होते हैं वो हिंदी सीखने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो मातृभाषा होती है और जो हिंदी होती है दोनों में अंतर होता है। इस वजह से मातृभाषा किसे कहा जाता है? तो मातृभाषा उसे कहेंगे जो जन्म लेने के बाद जो मनुष्य होता है और उसकी जो प्रथम भाषा होती है, ठीक है, मातृभाषा उसे कहा जाएगा जो उसकी प्रथम भाषा होती है, उसे ही मातृभाषा कहा जाता है, जो वो घर परिवार में सीखता है। ठीक है, हर परिवार की अपनी अपनी भाषा होती है, तो उसे ही मातृभाषा कहा जाता है। और दोनों में जब अंतर होता है तो इसलिए बच्चों को क्या है कि हिंदी सीखने में उन लोग को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कहानी सुनाने से बच्चे प्रसन्न होते हैं, कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं, या बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि कहानी सुनाने से बच्चों को, मान लीजिए हम कहानी सुनाते हैं कि मान लीजिए एक गांव की कहानी सुना रहे हैं कि गांव में हरे भरे खेत होते हैं, वहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं जिसमें कि
गर्मियों के दिनों में आम लगे होते हैं, बच्चे उसके नीचे खेलते हैं और वो आनंद लेते हैं। तो बच्चे को क्या, जब हम कहानी बताते हैं तो बच्चा क्या है कि वो कल्पना करने लगता है कि गांव में ऐसे ऐसे चीज़ें होती होंगी, ठीक है। एक तरीके से वो चिंतन करने लगता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे का कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति, इन दोनों का विकास होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इससे बच्चे प्रसन्न होंगे। ये ऑप्शन सही नहीं है कि बच्चे सिर्फ प्रसन्न होंगे या बच्चों को सिर्फ एकाग्रचित होकर शांत बैठाने के लिए ही बच्चों को कहानी सुनाई जाती है या अनुशासित रखने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर होती है? अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख, पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना या सुंदर लेख का अभ्यास। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि बच्चों के लेखन कौशल, यानी कि जब उनका राइटिंग स्किल को जब हमको चेक करना होता है तो हम उनके, जब वो अपने अनुभव को लिखते हैं, ठीक है, बच्चा जब अपने अनुभव को लिखता है तो इससे क्या होता है कि बच्चे के लेखन कौशल का हम आकलन कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। अपने अनुभव का मतलब हो गया कि बच्चा अपना अनुभव लिखता है, ठीक है। हर बच्चे की, सब बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, कोई एक जैसा तो है नहीं, तो सभी अपने अपने विचार लिखते हैं, अपने अपने उनके जो थॉट होते हैं उसको लिखते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे का जो लेखन कौशल होता है उसका बेहतर तरीके से मूल्यांकन होता है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग या मधुर वाणी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि बोलना कौशल में क्या महत्वपूर्ण होता है कि हम बात को संदर्भ में कह सकें या स्थिति के अनुसार अपनी बात को कह सकें, जैसी स्थिति है उसके अनुसार कह सकें। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बोल दे रहे हैं, है ना, हम स्थिति के अनुसार अपनी बात को रख सकें, कह सकें। तो ये ही बोलना कौशल का एक महत्वपूर्ण होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? तो बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना या ऑप्शन नंबर सी है कि भाषा संसाधनों का अभाव या बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। तो एक भाषा शिक्षक की सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि जब कक्षा में बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए जब उनको रणनीति तय करना पड़ता है, ठीक है। बहुभाषिकता क्या होती है? यानी कि जिस कक्षा में 2 से अधिक प्रकार के बोली जाने वाली भाषा के जब बच्चे होते हैं तो उनको ही बहुभाषिकता कहा जाता है। बच्चे अपनी अपनी घर की भाषा बोलते हैं, यानी कि कोई मान लीजिए पंजाबी बोल रहा है, कोई बंगला बोलने वाला है, कोई बिहारी है, कोई झारखंडी है। तो क्या हुआ कि कक्षा में ये बहुभाषिकता हो गई। तो ऐसे में बच्चों को पढ़ाना जो होता है, यानी कि टीचर के लिए एक रणनीति तैयार करना होता है, ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? प्रतिकूल का मतलब क्या होता है कि उल्टा। अनुकूल हमेशा अच्छा की ओर माना जाएगा, प्रतिकूल मतलब उल्टा, ठीक है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी है कि भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होती है, या व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि एक समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा का मतलब क्या होता है? जिसमें विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, सबको एक साथ ही शिक्षा प्रोवाइड की जाती है, तो उसे ही समावेशी शिक्षा कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि ये
भाषा शिक्षण के सिद्धांत का एक प्रतिकूल प्रभाव ये होता है कि व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों को भाषा विकास शीघ्रता से होता है। तो ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर डी, वो बिल्कुल करेक्ट है। और तीनों ऑप्शन जो दिए गए हैं ये अनुकूल प्रभाव के बारे में बताया गया है। जैसे कि बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। यानी कि बच्चा जो है वो अपने परिवेश से, अपने वातावरण से भाषा को वो प्राप्त करता है, उसको ग्रहण करता है और फिर भाषा प्रयोग के वो नियम बना लेता है। ऑप्शन नंबर बी है कि भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। ठीक है, बच्चा क्या है कि भाषा जो है वो परिवेश में रहकर सीखता है। जिसके घर में जैसी भाषा बोली जाती है बच्चे वैसे ही भाषा सीख जाते हैं, है ना। बच्चा को जैसा परिवेश मिलता है, विद्यालय में भी बच्चों को जैसा माहौल मिलता है बच्चे वैसे ही भाषा को अर्जित कर लेते हैं। ये सभी अनुकूल इसके प्रभाव है। प्रिंट समृद्ध माहौल का होता है कि जैसे कि क्लास में आप देखते हैं कि छोटी कक्षाओं में अक्सर कुछ कुछ चित्र बने होते हैं, है ना, उसके माध्यम से बच्चों को भाषा सीखने का अवसर मिलता है। तो ये सारे जो हैं वो भाषा सीखने में अनुकूल प्रभाव डालते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, व्याकरण को, बच्चों को व्याकरण सिखाना, या स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, या बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि बच्चों को जब कक्षा में भाषा प्रयोग का अधिक से अधिक अवसर दिया जाता है तो इससे क्या होता है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में भाषा शिक्षक के रूप में ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जब बच्चों को अपनी बात कहने का अधिक से अधिक अवसर मिलता है तो इससे क्या है कि बच्चों को अधिक से अधिक भाषा प्रयोग करने का भी अवसर मिलता है, जो काफ़ी अच्छा माना जाता है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? नहीं है क्वेश्चन को आप जब भी पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें कि उसमें नहीं है पूछा गया है या है पूछा गया है। और चारों ऑप्शन को आप जब भी पढ़ें तो चारों ऑप्शन को पूरे अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। ठीक है, आइए हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। तो भाषा शिक्षण का ये एक उद्देश्य होता है कि बच्चे स्पष्टता से और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को कह सके। तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आइए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं कि वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, या ऑप्शन नंबर सी है कि ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध, यानी कि ध्वनि का जो संकेत, यानी कि जब हम उच्चारण करते हैं तो चिन्हों से उसका किस तरीके से संबंध होता है ये जानना। तो ये भी भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य होता है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। दो इसमें जो नहीं है वही सही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कि वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। ठीक है, बच्चों को प्राथमिक कक्षा में क्या कहा जाता है कि बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाना चाहिए, कविता के माध्यम से सिखाना चाहिए, ना कि बच्चों को रोट लर्निंग यानी कि कंठस्थ करना, याद करना। जहाँ भी आप ऑप्शन में देख लें तो आप समझ जाएं कि ये हमेशा नेगेटिव और इशारा कर रहा है और ये कभी सही नहीं होगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का एक उत्तम साधन है। तो ये ऑप्शन सही नहीं है कि गृह कार्य देने से क्या पेरेंट्स जो हैं वो ही व्यस्त हों, इसमें बच्चे का क्या रोल हुआ। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। आइए अब हम इसके नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। बच्चों की क्षमताओं और स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, या ऑप्शन नंबर सी है कि गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। तो ये भी सही नहीं है कि ये अभ्यास मात्र है। ठीक है, गृह कार्य देना अति आवश्यक है। ऐसा नहीं कि बच्चों को हम सिर्फ गृह कार्य ही दिए जा रहे हैं और ना तो बच्चे का इसमें कुछ डेवलपमेंट हो रहा है और ना ही बच्चे इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ज़्यादा गृह कार्य देना भी अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, बच्चों को ज़्यादा समझ के साथ पढ़ाना चाहिए, करके सीखने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि बच्चों की क्षमताओं और स्तर के अनुसार गृह कार्य देना। मान लीजिए बच्चा जो है वो अभी 1 क्लास में है, ठीक है, और जब उसको हम अधिक उससे ऊंची कक्षा का जब उसको गृह कार्य दे दिए जाएंगे, यानी कि जो उसकी क्षमता है, जो उसका लेवल है उस
चीज़ को करने का, उससे ऊंचा लेवल का जब उसको गृह कार्य दे दिया जाएगा तो इससे बच्चा क्या होगा, वो गृह कार्य नहीं कर पाएगा और उसको करने में भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर आप अभी क्लास 1 में पढ़ रहे हैं और आपको क्लास 2 का या 3 का आपको हिंदी का गृह कार्य दे दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि वो आपके लिए काफ़ी कठिन होगा और ये क्या होगा कि बच्चों की क्षमता से ये ऊपर हो जाएगा, तो ये सही नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि बच्चों की क्षमता के अनुसार उसको गृह कार्य दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भाषा के अभिव्यक्त्यात्मक कौशल कौन से हैं? सुनना और बोलना, बोलना और लिखना, पढ़ना और लिखना, या सुनना या पढ़ना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अभिव्यक्त्यात्मक कौशल किसे कहा जाता है? मतलब कि जो बोलना और लिखना, ठीक है, इसको हम लोग अभिव्यक्त्यात्मक कौशल कहते हैं। मतलब कि जो हम अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है, जैसे कि बोलकर अपने विचारों को हम अभिव्यक्त करते हैं, लिखकर भी हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, तो इसे ही अभिव्यक्त्यात्मक कौशल कहा जाता है। ठीक है, और ग्रहात्मक कौशल किसके कहा जाता है? तो सुनना और पढ़ना। ठीक है, सुनना और पढ़ना ये दोनों जो होते हैं वो ग्रहात्मक कौशल, ठीक है, इसे ग्रहात्मक कौशल यानी कि ग्रहण करना, सुनकर चीज़ों को हम ग्रहण करते हैं, पढ़कर हम चीज़ों को ग्रहण करते हैं, तो इसे ग्रहात्मक कौशल कहा जाता है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है कि बच्चे क्या है, समृद्ध जब उसको परिवेश मिलता है, माहौल मिलता है, तो वो सहज रूप से वो भाषा को अर्जित कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। जाहिर सी बात है कि बच्चे जो क्या हैं, बच्चे अपने परिवार से कुछ भाषा को सीखकर ही आते हैं विद्यालय में, और वो विद्यालय आकर फिर और भी उनका आगे डेवलपमेंट होता है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही, जैसे कि आप ये वर्ड देख रहे हैं विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के विरोध में हैं, ही भाषा सीखने में सहायक होते हैं। तो ये ऑप्शन जो है वो असत्य है कि किसी चीज़ में अगर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है तो ये भाषा सीखने में कभी भी सहायक नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में असत्य पूछा गया है, तो असत्य यही है, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों की अरुचि उत्पन्न होती है। ये सही बात है। अगर बच्चा को निरर्थक अभ्यास दिया जाए, ठीक है, बच्चा को उसमें क्या है कि इंटरेस्ट लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। बच्चे में इसमें क्या होगा कि अरुचि उत्पन्न हो जाएगी, बच्चा उसमें रुचि ही नहीं लेगा। तो जाहिर सी बात है कि बच्चा जब जिस चीज़ में अगर रुचि नहीं लेगा तो उसे उस चीज़ को सीखने में भी आनंद नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल दिया जाता है। तो जहाँ भी आपको केवल शब्द दिख जाए तो आप समझ जाना कि ये ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं कि बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। तो केवल जहाँ शब्द आ गया तो वो ऑप्शन वैसे भी गलत हो गया। ठीक है, केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है कि भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं, ये ऑप्शन सही लग रहा है। हम नेक्स्ट ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों को अभ्यास से ज़्यादा हम भाषिक नियम ही बताएं। ठीक है, बच्चा को नियम बता दिए, आप उसको रट लीजिए, तो ये भी सही नहीं है। तो भाषा कौशल के संदर्भ में जो उचित है वो है ऑप्शन नंबर सी कि भाषा के जो 4 कौशल होते हैं, यानी कि जिसे हम सुबोपाली कहते हैं, जिसे हम
सुबोपाली कहते हैं, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, ये चारों जो होते हैं वो एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, यानी कि प्रत्येक कौशल का विकास किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। यानी कि जैसे कि आप छोटी कक्षाओं में देखते होंगे कि बच्चों के जो पाठ होते हैं, पाठ में बीच बीच में कुछ चित्र दिया रहता है। ये काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि चित्र के माध्यम से बच्चे जो हैं वो उनको पढ़ने में और भी आनंद होता है। अगर किताब में सिर्फ कहानियाँ ही लिखी हुई हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बच्चा ऊब जाएगा। तो बीच बीच में चित्र देना भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं कि चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, या चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, या पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, या चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि चित्र जो होता है वो अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करता है। मान लीजिए कोई कहानी दिया गया है, उस कहानी में एक चित्र दिया गया है, उस चित्र को देखकर बच्चे क्या करते हैं कि वो कल्पना करने लगते हैं, अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। जिसे पियाजे ने अपने, जैसे कि पियाजे की थ्योरी अगर आपने देखा होगा तो उसमें अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, ये जो होती है वो 11 वर्ष से एबव में पाई जाती है। ठीक है, इसमें बच्चा क्या है कि वो तर्क करना सीख जाता है, बच्चे में निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, और साथ ही साथ बच्चा क्या है कि वो समस्या समाधान में अमूर्त रूप से सोचने लगता है। जैसे कि मान लीजिए बच्चे को कहा जाए कि 2+2 क्या होगा, तो बच्चे क्या है कि इसमें पेन और पेपर का यूज नहीं करेगा, वो दिमाग में ही सोचेगा कि 2 और 2 क्या होगा, तो 4 होगा। तो इसे ही अमूर्त संकल्पना कहा जाता है, जो हम ब्रेन से करते हैं। ठीक है, मन ही मन सोच करके जिस क्वेश्चन का आंसर हम निकाल लेते हैं, मन ही मन उसकी कल्पना करते हैं, तो उसे ही अमूर्त चिंतन कहा जाता है। जिसे पियाजे ने अपनी थ्योरी में, पियाजे की थ्योरी में ये 4th स्टेज है जो 11 साल से आगे की अवस्था में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स, आज हमने टोटल 15 क्वेश्चंस को किया है। 15 आउट ऑफ कितने आंसर आपके सही हुए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो आपको कैसी लगी अपना फीडबैक भी देना बिल्कुल ना भूलें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। और इस तरीके से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगातार करते रहें। हिंदी पेडागोजी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका इसमें 15 नंबर आउट ऑफ 15 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि हिंदी पेडागोजी जो है वो काफ़ी इजी है। अगर आप पेडागोजी की लैंग्वेज को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो आपका CDP हुआ, इंग्लिश पेडागोजी हुआ और हिंदी पेडागोजी हुआ, ये आपका आसानी से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप पेडागोजी पर ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान दें अगर आप सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसे लगी ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।